कभी सोचा है हम जो टैक्स भरते हैं वो पैसा आखिरकार नई दिल्ली और हमारे अपने राज्य मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र इनके बीच बंटता कैसे है? मतलब कौन तय करता है कि सड़क बिहार में बनेगी या फिर अस्पताल केरल में? देखिए ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक जटिल प्रक्रिया पर टिका है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर भारत अपने पैसे को बांटता कैसे है। तो इस मुश्किल से बैलेंस को बनाने के लिए भारत हर 5 साल में एक तरह का कह सकते हैं एक फाइनेंशियल अंपायर मैदान में उतारता है और इसी अंपायर को हम कहते हैं वित्त आयोग। और इसका काम सिर्फ एक है, अगले 5 सालों के लिए देश के खजाने के बंटवारे के नियम बनाना। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये वित्त आयोग आखिर है क्या भला, फिर पैसा सेंटर और स्टेट्स में बंटता कैसे है, ये जो नया फॉर्मूला आया है उस पर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी है, और सबसे जरूरी बात आखिर में ये सब हमारे लिए आम आदमी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वित्त आयोग है क्या? चलिए भारत के इस फिस्कल आर्किटेक्ट यानी राजकोषीय संघवाद के इस वास्तुकार की भूमिका को जरा गहराई से समझते हैं। अब देखिए ये हमारे संविधान में बना हुआ एक निकाय है, लेकिन टेक्निकली इसकी सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं, मतलब सरकार पर बाइंडिंग नहीं है। पर यह वो सलाह है जिसे सरकार लगभग हमेशा हर बार मानती है। और ये जो 16वां वित्त आयोग है ना, इसके तय किए गए नियम 2026 से लेकर 2021 तक भारत की पूरी इकॉनमी को दिशा देने वाले हैं। तो पैसे का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा होता है वो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब केंद्र से सारे राज्यों को। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा केक है और उसका एक बड़ा हिस्सा पहले अलग काटा जा रहा है, इसके बाद ही उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। और इसी चीज को टेक्निकल भाषा में कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब होता क्या है, केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है उसका लगभग सारा हिस्सा एक बड़े से खजाने में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं डिविजिबल पूल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है, इस पूल में सेस और सरचार्ज का पैसा शामिल नहीं होता। ये वो पैसा है जिसे केंद्र पूरी तरह से अपने पास रखता है। और आपको बता दूं, यह हमेशा से एक बहुत बड़े विवाद का मुद्दा रहा है। तो सवाल यह है कि इस बड़े से पूल का कितना हिस्सा राज्यों को मिलता है। 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है 41%। और सबसे दिलचस्प बात क्या जानते हैं, यह पिछली बार के बिल्कुल बराबर है। मतलब इस फ्रंट पर कोई बदलाव नहीं, पूरी तरह से स्थिरता है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि राज्यों के लिए 41% हिस्सा अलग रख दिया गया। लेकिन अब आता है असली सवाल, बल्कि कहूं तो असली सिरदर्द। इस 41% को 28 अलग अलग राज्यों में आखिर बांटा कैसे जाएगा? बस यहीं आकर मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। तो देखिए, इस 41% को बांटने के लिए आयोग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। इसमें कुल 6 पैमाने हैं। सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 42.5% दिया गया है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दूरी को। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि जो राज्य देश के सबसे अमीर राज्य के मुकाबले जितना ज्यादा गरीब होगा उसे उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। और हाँ, इस बार एक बिल्कुल नया पैमाना भी जोड़ा गया है, जीडीपी में योगदान, जिसे 10% का वेटेज मिला है। और बस यही नया फॉर्मूला है जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस को आग लगा दी है और एक बहुत पुरानी दरार को फिर से खोल कर रख दिया है। और वो दरार है भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई। तो आखिर बदला क्या है? देखिए, पहले राज्यों को उनके टैक्स वसूलने के एफर्ट के लिए एक तरह का इनाम मिलता था, उसे अब हटा दिया गया है और उसकी जगह अब सिर्फ जीडीपी में योगदान को इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके साथ ही जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का जो वेटेज था उसे भी बढ़ा दिया गया है। सुनने में ये छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़े हैं। और इन बदलावों का नतीजा सच कहूं तो चौंकाने वाला है। जरा इस आंकड़े को देखिए, कुल हिस्से का करीब करीब 27% सिर्फ 2 राज्यों को जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। और वहीं दूसरी तरफ 5 दक्षिणी राज्यों को मिलाकर भी सिर्फ 17% हिस्सा ही मिल पाता है। और बस यहीं से दक्षिणी राज्यों का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। उनका सवाल सीधा है, हमने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, देश की इकोनॉमी को हम चला रहे हैं, तो फिर हमें हमारी ही सफलता की सजा कम फंड देकर क्यों दी जा रही है? यही इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट है। लेकिन रुकिए, आयोग का काम सिर्फ पैसा बांटना ही नहीं है, वो देश में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक वित्तीय अनुशासन भी लाना चाहता है।
आयोग की सिफारिशें एकदम साफ हैं। पहली, सिर्फ रेवेन्यू की कमी पूरी करने के लिए जो ग्रांट्स मिलती हैं उन्हें बंद किया जाए। दूसरी, सरकारी कंपनियों के जरिए जो छुपा हुआ कर्ज लिया जाता है जिसे ऑफ बजट बोरोइंग कहते हैं, उस पर रोक लगे। और तीसरी, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए घाटे को काबू में रखने के लिए कड़े टारगेट तय किए जाएं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है जमीनी स्तर की ब्यूरोक्रेसी। होता यह है कि कई राज्य अपने खुद के स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइम पर बनाते ही नहीं हैं। इसका नतीजा, स्थानीय पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए पैसा अटक जाता है। तो इस अड़चन को दूर करने के लिए आयोग ने एक बहुत ही बोल्ड प्रस्ताव दिया है। संविधान में ही संशोधन कर दो ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन तक पहुंच सके। यही नहीं, आयोग सरकार की जो 80 से ज्यादा बड़ी बड़ी स्कीम्स चल रही हैं, उनके मूल्यांकन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव चाहता है। वो कह रहा है कि पुराने आंकड़ों के भरोसे मत बैठो, पैसा इस आधार पर दो कि अभी रियल टाइम में क्या काम कर रहा है। मतलब अगर कोई योजना नतीजे दे रही है तो उसे और पैसा दो, और अगर नहीं तो कटौती करो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बड़ी बड़ी सिफारिशों का, इन सारे नियमों का देश पर और हम सब पर असल में क्या असर पड़ने वाला है? तो सार क्या है? पहली बात, एक कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला जिसने उत्तर और दक्षिण के बीच टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए एक जोरदार आवाज। और तीसरी, परफॉर्मेंस को फंडिंग से जोड़ने पर एक बिल्कुल नया फोकस। कुल मिलाकर यही नियम हैं जो अगले 5 सालों के लिए भारत की आर्थिक कहानी लिखने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है। क्या ये नया फॉर्मूला राज्यों के बीच की जो आर्थिक खाई है उसे पाटने में मदद करेगा, या फिर उसे और भी ज्यादा चौड़ा कर देगा? इस सवाल का जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।